नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है भारत के संविधान का निर्माण। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है बच्चों, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार अपने संविधान का निर्माण करता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उनकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करता है। तो आइए समझते हैं संविधान की परिभाषा। संविधान लिखित नियमों का एक ऐसा ग्रंथ या किताब है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तय होते हैं। कहने का आशय यह है बच्चों कि लिखित नियमों का एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा किताब जिसमें वह विधि, वह नियम तय होता है जिनमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच और सरकार की शक्ति सीमा निर्धारित होता है। दूसरे प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लिखित नियमों का एक ऐसा सिद्धांत, ऐसा नियम बनाया जाता है जिसके अंतर्गत किसी देश का शासन कैसे चलाया जाए, शासन को चलाने के लिए किन अंगों की आवश्यकता है तथा उनके आपसी संबंध क्या हो, इस विषय पर जो विधि निर्माण किया जाता है, ऐसे ही विधि निर्माण को संविधान कहते हैं। आखिर किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता होती ही क्यों है? तो समझते हैं संविधान की आवश्यकता किसी देश को क्यों होती है। पहला दिया है, यह साथ रह रहे लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। देश का संविधान उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। इस प्रकार से सरकार और नागरिकों के बीच में आपसी संबंध निर्धारण तय होते हैं। दूसरा है, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, आखिर सरकार कैसे बनेगा और किस फैसले पर वह काम करेगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, वह कैसा फैसला लेगा, वह कैसी व्यवस्था निर्धारण करेगा, ये सारी बातें उस संविधान के, उस विधि के नियमों के अंतर्गत ही होता है। तीसरा है, संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बन गया तो मनमानी करे। संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा को तय करता है और हमें यह बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा है, संविधान ही सरकार की शक्ति तथा सत्ता का सच्चा क्या है, स्रोत है। संविधान ही वह पावरफुल शक्ति है जिसके अंतर्गत सरकार की शक्ति तथा सत्ता की जो योग्यता है, जो क्षमता है, वह संविधान से ही निकलकर आती है। पांचवा है, संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए व लोगों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संविधान परिवर्तनशील है, जिसे परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। वह शासन की ऐसी क्षमता है जिसके अंतर्गत जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकें, एक सुंदर वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्र के उद्देश्य, आधारभूत मूल्यों को समाज के लोगों को एक साथ हिल मिलकर सहयोगात्मक तरीके से लोगों के बीच भाईचारे, समता, न्याय, स्वतंत्रता स्थापित करना है। एक ऐसा राज्य का गठन करना है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर ना होना हो। इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है। तीसरा है भारतीय संविधान का निर्माण पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह तय हो गया था कि आज़ाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए। 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। 1931 ईस्वी में कराची के अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी रखा गया था कि भारत का संविधान कैसा होगा। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, 1937 ईस्वी के प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव और भारतीय जनता के निरंतर चिंतन बहसों ने संविधान के निर्माण में मदद की। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के संविधान सभा के निर्माण का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त हुआ। चौथा है संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की वह सभा होती है जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इसलिए संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गए, एक भारत का संविधान सभा और दूसरा पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्मात्री सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर की लंबी लंबी चर्चाएं हुई। इस प्रकार 114 दिनों की लंबी चर्चाओं के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान का कार्य पूर्ण हुआ। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। एक बार और दोहरा रहा हूं, वर्तमान में भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया और हम हर वर्ष इसी दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू
संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना। या कह सकते हैं संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के जरिए धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य। भारतीय संविधान के उद्देश्य के कुछ मूल्य और आदर्श। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देश्य से शुरू होता है और संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन भी किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार भी जोड़े गए। तो आइए पढ़ते हैं भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि हम भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। हमारे भारत में जो संविधान बना है, जो हमारी भारत की नियम और नीतियां लागू है, वो हमने जनता और जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से तय किया है। दूसरा है समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। कोई एक व्यक्ति देश में या कोई एक क्षेत्र छोटा सा देश में संपदा को पूर्णता प्रदान नहीं करता है, बल्कि समाज में जो संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा की जाती है और समाज में भी उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन, उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कुछ कायदे कानून इस तरह से बनाए जाएं कि सामाजिक आर्थिक असमानता उत्पन्न ना हो। सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाए, जिससे सबका सामाजिक आर्थिक विकास हो। तीसरा है प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ यह होता है कि लोगों को अपनों से जुड़े हर मामलों में फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं कर सकती। चौथा है पंथ निरपेक्षता। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। कोई एक धर्म देश का धर्म नहीं है। सभी धर्म देश का धर्म होता है
और नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है। सरकार सभी के धर्मों को, आचरणों को सम्मान देती है। राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा धार्मिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। भारत जो हमारा देश है वह पंथ निरपेक्षता का भाव या अर्थ ग्रहण करता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर विविध धर्मों के लोग और नागरिकों के आपसी नाते सभी लोगों को अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था का सम्मान और सहिष्णुता मिलना चाहिए। अपने धर्म का प्रचार, किसी भी धर्म की विवेचना, दूसरे के धर्म की अनादर का अधिकार किसी को नहीं होगा। कोई किसी से घृणा नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल भी नहीं देगा। इस प्रकार से भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा और न ही उसका किसी भी धर्म के प्रति झुकाव होगा। कोई किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि भारत के लोग विभिन्न धर्मों व पंथों में आस्था रखते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या नास्तिक भी होते हैं। इन राज्य के सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा। जो राज्य है वो सभी को अपना धर्म मानने या ना मानने की भी स्वतंत्रता होगी। इस प्रकार पांचवा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। लोग अपने नेता का चुनाव स्वयं करेंगे। जो जनता है वो अपने शासक का चुनाव स्वयं करेंगे और सरकार जो बनेगा वो जनता के प्रति जवाबदेह बनेगा, जनता की इच्छाओं को पूरा करेगा। ऐसा नहीं है कि जनता ने सरकार बनाया, शासक चुना और शासक चला मनमानी करने। ऐसा नहीं। जनता की इच्छाओं के अनुकूल शासक जो प्रतिनिधि है वो कार्य करेगा। सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसका आशय यह है कि देश का शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा होगा। भारत की शासन प्रणाली व्यवस्था में निश्चित अवधि में चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इस प्रकार से जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायी होते हैं जनता के प्रति। यहाँ कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, टीवी चैनल, ये लोकतंत्र के प्रमुख घटक हैं। इनके माध्यम से शासन व्यवस्था के हर क्षेत्र में जन भागीदारी को बल मिलता है और ऐसे ही माध्यम को लोकतंत्र कहते हैं। छठवां है गणराज्य। गणराज्य से आशय यह है कि देश का प्रमुख जनता द्वारा चुना व्यक्ति होगा, ना कि वंश परंपरा या किसी खानदान का व्यक्ति। गणराज्य से आशय क्या बता रहा है कि देश का जो प्रमुख होगा वह जो है व्यक्ति कैसा होगा? जनता के द्वारा चुना गया जाने वाला व्यक्ति होगा, ना कि वंश परंपरा या खानदान से आने वाला व्यक्ति। इसीलिए भारत एक गणराज्य देश है, क्योंकि भारत में राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है।
गणराज्य में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होते हैं, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अनेक देशों में शासन व्यवस्था वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अगला है न्याय। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगा। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या ना मानने, उसके अनुसार चलने का पर बाध्य ना होना। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को भारत में अपने विचार बनाने, अपने विचार के अनुरूप जीने और खुलकर दूसरों से अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होगा। कोई व्यक्ति किसी की बात मानने या ना मानने, या किसी धर्म को मानने या ना मानने, किसी तरीके की उपासना करने या ना करने आदि उसकी इच्छाओं पर निर्भर होगा। 9वां है समता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। कानून की नज़रों में सभी व्यक्ति समान हैं। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 10वां है बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम एक परिवार के सदस्य हों। संपूर्ण देश में रहने वाले सभी नागरिकों के मन में ऐसा विचार हो, ऐसा भावना हो कि सभी अपने आप को वसुदेव है ना कुटुंबकम, जैसा हम सभी एक परिवार हैं। हमको अपने परिवार के बीच जिस प्रकार प्रेम होता है, वैसे हमारे देश में रहने वाले लोगों के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। हम ऐसा व्यवहार करें कि हम किसी के अधिकारों का शोषण ना करें, किसी की मान प्रतिष्ठा को जातिवाद के आधार पर, सामंतवाद के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर हम है ना वंचित ना करें। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम सबको समान बंधुत्व, भाईचारे की भावना से देखें। चाहे कोई राजा हो या भिखारी हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको हम समान दृष्टि से समझें। यही हमारे संविधान के क्या है, नियम है, और उन नियमों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य होता है। कोई सक्षम हो या असक्षम हो, चाहे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से, हम किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रति समान और आदर का भाव रखें। और ऐसा ही करना हमारे व्यवहार में एक श्रेष्ठ देशभक्ति का गुण होगा।